हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सीटेट एग्जाम में एनसीईआरटी आधारित ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें जो थीम दी हुई है उसमें से आज हम पक्षी और व्यंजन आधारित तथा कुछ पेडागोजी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिस तरह से एग्जाम में पूछा जा रहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए। इसके पहले भी हमने थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की तीन क्लासेस की तीन वीडियोस डाल रखी है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा वो लोग वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर जो है 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी से, वो क्वेश्चन उस तरह के पूछे जाएंगे तो उस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक वो लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वो लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो उससे ज़रूर मै देख लीजिएंगे आप लोग, उसी से मैच हो उस वीडियो से ज़रूर मैच करेंगे। फिर चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे जा रहे हैं कि क्या है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक बेहतर कंटेंट के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं इस चैनल से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने होती है। उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। बेसिकली क्या होता है कि पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो साइड साइड में होती है, जिससे उनको दोनों आंखों से दोनों साइड के दिखाई देते हैं। लेकिन मानव की आंखें क्या होती है, सामने की तरफ होती है, इसलिए वो दोनों आंखें जो उनकी एक ही वस्तु को देख सकती हैं, सामने देख सकती हैं। लेकिन पक्षी की आंखें दो तरफ होती है, इसलिए उन्हें एक बार में वो दो चीज़ों को देख सकती है। लेकिन ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें आदमियों की तरह, हम लोगों की तरह सामने होती है? तो वो कौन सा पक्षी है? वो पक्षी है उल्लू। कौन सा पक्षी है? वो पक्षी है उल्लू। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन डी, उल्लू। चील, बाज, गिद्ध या उल्लू, तो वो पक्षी कौन सा होता है? उल्लू होता है, जिसकी आंखें जो हैं वो सामने होती हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है सबसे छोटा प्रवासी पक्षी कौन सा है? सीख पर बतख या पिनटेल डक है, या ऑस्प्रे छोटी मत्स्य कुर्री बोलते हैं, या हंसावर फ्लेमिंगो बोलते हैं, या छोटी जलरंग स्टिंट है। तो कौन सी है जो सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों से आता है? तो वो है छोटी जलरंग या स्टिंट। ये है वो पक्षी जो सबसे छोटा प्रवासी पक्षी उत्तर ध्रुवीय से भारत क्षेत्र में आता है। ये है स्टिंट। फिर क्या है कि उस पक्षी न्यू की नहीं सॉरी पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है? क्या होता है? एक कौन सी पक्षी है? कलचिड़ी है, शकरखोरा है, दर्जन चिड़िया या बया बीबर या नर बीबर है। तो कौन सा पक्षी होता है? वो नर बीबर होता है। जो है नर बीबर क्या होता है? घोंसला बनाता है, और जो मादा बीबर होती हैं वो प्रत्येक घोंसले को देखेंगी और उनको जो घोंसला पसंद आता है वो उस घोंसले में चली जाती हैं। तो क्या है, मतलब नर बीबर जो होते हैं वो घोंसला बनाएंगे और मादा बीबर जो है उस घोंसले में अंडे देती हैं, जो उनको अच्छा लगता है उस घोंसले में वो जाती हैं। क्रेज होता है जिससे एक तरह से, मतलब मादा बीबर का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि तीन पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी स्पष्ट देख सकता है। मतलब कितने गुना? 4 गुना। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ये कौन सा पक्षी है? ऐसे कौन सा समूह है? तो कौन सा? बाज, कौवा, चील, कबूतर है, या बाज, चील, गिद्ध है। तो कौन सा पक्षी होता? वो बाज, चील, गिद्ध होता है जो हमसे 4 गुना ज़्यादा तेज देखता है। तो कौन सा पक्षी होता है? बाज, चील, गिद्ध होता है। फिर ये कबूतर, तोता, चील भी नहीं, कौवा, चील, बुलबुल भी नहीं है। तो क्या है? बाज, चील और गिद्ध है जो हमसे 4 गुना तेज देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? सूर्य पक्षी, या शकरखोरा, या कौवा, या बारबीट बसंत गौरी, या भारतीय रॉबिन, या कलचिड़ी जिसे बोलते हैं। तो कौन सा पक्षी है वो? वो है
शकरखोरा पक्षी कौन सा पक्षी होता है जो पेड़ की डाल से लटकता हुआ घोंसला बनाता है? तो वो कौन सा पक्षी होता है? शकरखोरा। ये है शकरखोरा पक्षी, इस तरह से दिखता है, जो झाड़ी या पेड़ से उल्टा लटकता हुआ घोंसला बनाता है, लटकने वाला घोंसला। अगला क्वेश्चन है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? मैना होती है। कौन सी पक्षी होती है? मैना। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि पक्षी होता है जो पीछे अपनी बहुत पीछे तक गर्दन घुमा सकता है वो उल्लू होता है, लेकिन जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है वो मैना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, विभिन्नता इन दोनों में, कि झटके से आगे पीछे करने वाली मैना होती है, लेकिन बहुत पीछे तक घुमा सकने वाला उल्लू होता है। फिर अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, देखिए आ भी गया क्वेश्चन। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन होता है? कबूतर, तोता, उल्लू या मैना? तो कौन होता है? उल्लू होता है, लेकिन झटके से आगे पीछे करने वाली मैना होती है। फिर किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? किस प्रकार की चोंच होती है? तिकोने आकार की चोंच होती है, सीधी और पतली चोंच होती है, या हुक जैसी चोंच होती है, या लंबी पतली सुई जैसी चोंच होती है? तो कौन सी होती है? वो हुक जैसी चोंच होती है, जो मीट को काटने और खाने के काम आती है। और लंबी पतली जो सुई जैसी चोंच होती है वो किस चिड़िया की होती है? दर्जन चिड़िया की होती है, जो दो पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पत्तों को सील करके घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती है? तो वो दर्जन चिड़िया होती है, और उसकी चोंच कैसी होती है? सुई की तरह लंबी पतली सुई जैसी होती है। लेकिन मीट को काटने और खाने के में किस काम कौन सी चोंच काम आती है? हुक जैसी जो चोंच होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पकवानों से संबंधित क्वेश्चन भी वैसे हमने वीडियोज में करा रखा है, लेकिन कुछ नए क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। क्या है उत्तपम? क्या है उत्तपम? किस राज्य का पकवान है? केरल का, पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का? तो उत्तपम क्या होता है? तमिलनाडु का होता है। उत्तपम किस राज्य का पकवान है? तमिलनाडु का। ये है उत्तपम। फिर दाल बाफला किस राज्य का पकवान है? दाल बाफला किस राज्य का पकवान है? बहुत सारे पकवान ऐसे हैं जिनको हम लोग जानते हैं, खाए हुए भी हैं, लेकिन नाम चूंकि बदल जाने के कारण हम लोग अब किसी राज्य में कुछ नाम से बोला जाता है तो किसी राज्य में कुछ नाम से बोला जाता है, इसलिए हम लोग जान नहीं पाते। जैसे दाल बाफला ही है, ये किस राज्य का पकवान होता है? ये मध्य प्रदेश का पकवान होता है। अब दाल बाफला बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन लिट्टी चोखा बहुत सारे लोग जानते होंगे, लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो नाम बस चेंज हो जाता है, तो और वो प्रसिद्ध भोजन बन जाता है। तो दाल बाफला किस राज्य का पकवान होता है? कुछ अंतर हो जाता होगा। ये है मध्य प्रदेश का, और ये है दाल बाफला। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? जिंगो और पोस्तो किस राज्य का पकवान है? क्या है? जिंगो और पोस्तो। जिंगो पोस्तो किस राज्य का पकवान है? केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या बिहार का? तो जिंगो और पोस्तो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। बेसिकली ये नॉनवेज होता है। ये है जिंगो और पोस्तो व्यंजन। फिर क्या है? कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है? कचनार की सब्जी, ये सब तो क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है सीटेट के जो पूछे जाते हैं। कचनार की सब्जी केरल की है, पश्चिम बंगाल की, मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की? लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि है कहाँ की, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, केरल, इस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है। पढ़े तो सारे ही लोग होते हैं, लेकिन कचनार कहाँ की? ये उत्तर प्रदेश की। और सहजन का पूछ ले तो सहजन कहाँ का होता है? सहजन होता है महाराष्ट्र का। सहजन महाराष्ट्र का होता है, लेकिन कचनार यूपी का होता है। उसी तरह से केरल में क्या बनता है? केरल, क से केरल, क से केला। केरल में केले के फूल की सब्जी बनती है। तो ये सब क्वेश्चन हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका किस क्षेत्र का प्रिय भोजन होता है? टैपियोका, टैपियोका कहाँ का प्रिय भोजन होता है? केरल का होता है। चूंकि नारियल वहाँ बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ खाने में क्या यूज होता है? नारियल का तेल होता है। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका कहाँ पर खाया जाता है? केरल में खाया जाता है। अब पूछ लेता है क्वेश्चन कि मछली को नारियल के तेल में कहाँ भूनकर खाया जाता है, या कहाँ पर सरसों के तेल में खाया जाता है, इससे भी पूछ लेता है। तो सरसों में कहाँ खाया जाता है? सरसों के तेल में जम्मू कश्मीर में खाते हैं, और नारियल के तेल में कहाँ खाते हैं? गोवा में खाते हैं। तो ये याद रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट होता है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नारियल के तेल में गोवा में बनता है, और सरसों के तेल में जम्मू कश्मीर में बनता है। और टैपियोका कहाँ पर होता है? बनता है केरल में होता है। ये है टैपियोका डिश। ये
लोग उबाल करके खाते हैं, पका करके, मतलब इसके बहुत सारे डिश बनाई जा सकती है। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद अहमदाबाद कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात जाएँ ट्रेन से, तो आप रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन-सी चीज़ बेचते हुए मिलेंगे? छोले-भटूरे या लस्सी या इडली चटनी तथा बड़ा चटनी या पूरी साग तथा ठंडा दूध या ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। तो आप जहाँ पर हैं, जिस राज्य में है, वहाँ का ही भोजन, वहाँ की डिश तो बेचेंगे। तो कहाँ का है ये भोजन? ढोकला चटनी चावल, ये है अहमदाबाद का। ढोकला जो है फाफड़ा, खाखरा, ये सब कहाँ का भोजन होता है? ये सब होता है जो है गुजरात का। तो अगर आप अहमदाबाद स्टेशन पर जाते हैं तो कौन-सा भोजन आपको, कौन-सी डिश मिलेगी? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ये सब जो वहाँ का फ़ेवरेट है। तो कहाँ का है ये? अहमदाबाद या गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पेडागोजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? कि पर्यावरण अध्ययन क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय मात्र है, या कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, या बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय, या विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय। तो क्या है पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर? बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। क्या है पर्यावरण? कि बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है पर्यावरण। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है? रीता अपनी टीचर से पूछती है कि मेहमान जब आते हैं तो उससे ही चाय बनाने की अपेक्षा की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसी अपेक्षा क्यों नहीं की जाती? तो क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करता है, नहीं क्योंकि यह विद्यार्थी की रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है, या हाँ, यह पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिंग भेदभाव किया जा रहा है कि वो लड़की है तो चाय वही बनाएगी, लड़का है वो चाय नहीं बनाएगा। तो ये क्या, कौन-सा ऑप्शन सही होगा हम लोगों का? ये तीसरा वाला ऑप्शन, हाँ, क्योंकि यहाँ समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। चौथा ऑप्शन क्या? हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है, वो सही है, लेकिन क्या है, वो भेदभाव हो रहा है उसके साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे सूखी पत्तियां इकट्ठा करती। आपके विद्यालय का बागनवान जो है, मतलब माली जो है, वो विद्यालय के बगीचे की सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है, या विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे, या बागवान से बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, या प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाए क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होगा। तो इसमें से आप क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन इसमें से आप क्या करेंगे कि विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में आप बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा उस सूखी हुई पत्तियों से खाद बनाना सिखाएँगे आप, उसमें सहायता करेंगे। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। किस पर? घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकार के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। तो अध्यापिका को इस पर क्या करना चाहिए? विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया, या विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले को नष्ट नहीं करना चाहिए, या विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभयारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए, या विद्यार्थियों से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया क्योंकि चिड़िया को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घरों में नहीं। तो कौन-सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को घोंसले की कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चिड़िया, कबूतर ही होता है जो खंडहरों में घोंसले देता है, गौरैया होती है जो घरों पर जो है
जंगले पर या इस तरह से अलमारी के ऊपर इस तरह से जो है घोंसले बनाती है। चूँकि लोग वृक्ष का कटाव भी बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं, इसलिए उन्हें खुद ही जगह नहीं मिलती कि वो अपना घर कहाँ बनाएँ और हर एक चिड़िया की अलग-अलग प्रकृति होती है कि वो अपना घोंसला कहाँ बनाए, तो उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन रचनावादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करता है? क्या है? पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना या विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना या प्रश्न करना और व्याख्या करना या विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। तो इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही होगा? 1 और 2 सही होगा, 2 और 4 सही होगा या 3 और 4 या 1 और 4? तो इसमें से ऑप्शन हम लोग का कौन-सा सही होगा? 2 और 4 सही होगा। कैसे? विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना चाहिए और विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित कर मतलब उनके जो विचार हैं उसको बोलने का अवसर देना चाहिए। तो ये ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्या है कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, ये थीम के अंतर्गत लेसन है, चीज़ें हम जो बनाते हैं, थीम के अंतर्गत आता है कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। आप विद्यार्थियों को चाय बनाने का कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? विद्यार्थियों को आप कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करेंगे? सामुदायिक संसाधन का, तकनीकी संसाधन, मीडिया संसाधन या प्राकृतिक संसाधन का? तो किसका आप यूज़ करेंगे? सामुदायिक संसाधन का। आप जो है लोगों का एक समूह बनाएँगे जिसमें लोग आता हो कुल्हड़ बनाना, उस तरह से आप बच्चों को दिखाएँगे और सिखाएँगे। तो एक क्या हो गया सामुदायिक संसाधन के द्वारा आप बच्चों को कुल्हड़ बनाना सिखा सकते हैं। ये हो गया जो है पक्षी, पकवान और कुछ पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग सीटेट में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, वो हो गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Thank you so much.